लोन ईएमआई डिफॉल्ट करने पर लोगों के माइंड में जो सबसे बड़ा फियर होता है वो होता है जेल जाने का। While this is technically correct, क्योंकि आप बैंक को एक पोस्ट डेटेड चेक देते हो और वो चेक बाउंस होना इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसके लिए यू कैन बी जेल्ड अप टू 1 ईयर। बट वो स्टेज बहुत लेट आती है। उससे पहले आपको बहुत सारी वार्निंग्स दी जाती है, आपसे अलग अलग तरीकों से पैसे रिकवर करने की कोशिश भी की जाती है। सो इन दिस वीडियो वी नॉट जस्ट गोना टेल यू अबाउट what you can expect from banks when you default your loan EMIs, but we are also going to tell you about your legal rights. देखिए, बैंक्स बोरोवर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज हाई रिस्क बोरोवर्स एंड सेकंड इज लो रिस्क बोरोवर्स। दोनों का ही प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। जैसे ही आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हो, फर्स्ट 30 डेज में ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। जो हाई रिस्क बोरोवर्स होते हैं उनको ऑटोमेटेड मैसेजेस एंड मेल जाने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो लो रिस्क बोरोवर्स होते हैं उनको कोई भी मैसेज या मेल नहीं जाता है। यहाँ आपके अकाउंट्स को एसएमए यानी कि स्पेशल मेंशन अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। 0 to 30 डेज वाली जो कैटेगरी है उसमें उन्हें बोलते हैं एसएमए 0 अकाउंट्स। हर बैंक में अलग लिस्ट होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की और इन पे काफी कड़ी नजर रखी जाती है। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की रिपोर्टिंग सिबिल और आरबीआई को भेजी जाती है, बट जनरली एसएमए 0 अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा कोई गौर नहीं देता। जैसे ही आप अपनी पेमेंट को 30 डेज से क्रॉस करते हो, बैंक थोड़ा पैनिक करना शुरू कर देते हैं। वो आपको रेगुलरली रिमाइंडर्स भेजते रहते हैं और हाई रिस्क बोरोवर्स को तो बैंक से कॉल आने भी शुरू हो जाता है। यहाँ आपका अकाउंट एसएमए 0 से एसएमए 1 में मूव कर जाता है। दिस इज व्हेन द क्रेडिट एजेंसी स्टार्ट्स टेकिंग अ नोट। हाई रिस्क बोरोवर्स जो एसएमए 1 में मूव कर जाते हैं उनका क्रेडिट स्कोर स्टार्ट्स ड्रॉपिंग। द लो रिस्क बोरोवर्स माइट गेट अ ग्रेस हियर। जब आप अपनी पेमेंट 60 डेज तक नहीं करते हो, दिस इज व्हेन बैंक्स स्टार्ट लूजिंग इट। दिस इज व्हेन यू आर टर्म्ड एज अ पोटेंशियल डिफॉल्टर, यानी कि डिफॉल्टर की कगार पे। दिस इज व्हेन बैंक स्टार्ट चेजिंग यू अग्रेसिवली। कांस्टेंट रिमाइंडर्स, कॉल्स एंड मैसेजेस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। आपका अकाउंट एसएमए 2 में मूव हो जाता है एंड बोथ आरबीआई एंड सिबिल ऐसे अकाउंट्स को काफी बारीकी से मॉनिटर करते हैं। Banks also have to keep constantly updating RBI on the ways and the steps they are taking to recover money from such borrowers. SMA 2 borrowers का क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा हिट लेता है। SMA 2 में आते ही आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 100 से 150 पॉइंट्स तक गिर जाता है। जनरली यहाँ पे बैंक्स रिकवरी एजेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट हाई रिस्क बोरोवर्स के केस में कर भी सकते हैं। जनरली बैंक्स वेट फॉर 90 days for you to make the payment before they declare you an NPA, which is a non-performing asset. 91st day होते ही they will declare you as a defaulter. Defaulter होते ही there are chances that your credit score might also drop down by another 50 to 100 points. This is also when banks transfer your account to the loan recovery team. जी हाँ, हर बैंक की लोन रिकवर करने के लिए अलग से टीम होती है। This team will make sure that after 90 days your messages and the calls will be more direct and bit harsh. जो messages में and calls में tone use होती है वो भी थोड़ी different हो जाती है as compared to what you were used to hearing before 90 days. यहाँ पे बैंक्स रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करना शुरू कर देंगे और आपको लीगल नोटिस भी आने शुरू हो जाएंगे। बैंक से आपको एक इंटीमेशन नोटिस आएगा कि रिकवरी एजेंट अपॉइंट हो गया है and they will contact you. Now, as we all know that these recovery agents are trained to pressurize the borrowers, but they should also not cross a line. They can only contact you between 7 a.m. to 7 p.m., only visit you at a pre-decided place and not come to your residence unannounced. And they should also carry an authorization letter from the bank. यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप अपने बैंक या पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर रिकवरी एजेंट्स भी आपसे लोन की पेमेंट नहीं निकलवा पाते हैं, देन बैंक अपनी साइड से लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर देता है। बैंक अपने अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए आपसे पोस्ट डेटेड चेक या ईसीएस मैंडेट लेता है एंड दीज कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द बोरोवर्स। अगर पीडीसी एंड ईसीएस से भी पेमेंट नहीं निकलती है, देन टेक्निकली यू कैन बी जेल। लेकिन बैंक्स जनरली इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाते हैं। They can, but they don't. सिक्योर लोन्स के एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि होम लोन, उस केस में आपका कोलैटरल सीज कर दिया जाता है। सो अगर आपका होम लोन कोई चल रहा है, उसमें आपका घर और उसको बेचने की प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। इसके बारे में अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन प्लीज गूगल सरफा एसी एक्ट टू नो मोर। ये तो बात हो गई सारे जो बैंक्स एक्शन लेते हैं। इस केस में आपके क्या राइट है, ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? Let's learn about that. हो सकता है ड्यू टू सम सीरियस और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आपके पास सच में पैसे ना हो बैंक को लोन रीपे करने के लिए। ऐसे केसेस में आप फर्स्ट यू कैन नेगोशिएट विद योर बैंक टू गिव यू सम रिलीफ एंड सम टाइम टू पे ऑफ योर ड्यूज। अगर बैंक को आपकी इंटेंशन सही लगी
देन वो आपके साथ इतना हार्श नहीं होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली देयर एम इज ऑल्सो टू गेट देयर मनी बैक। उन्हें आपको तंग करके कुछ मजा नहीं आ रहा है। सेकेंड इज, ऐसे केसेस में कुछ बैंक आपको ईएमआई फ्री पीरियड देते हैं। इस पीरियड में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है, यू हैव टू अलाइन योर फाइनेंसेस, लेकिन जैसे ही पीरियड खत्म होता है आपको अपनी सारी पेमेंट करनी होगी। थर्ड इज, अगर आप बैंक को पूरा लोन अमाउंट नहीं दे सकते हो, देन यू कैन आस्क द बैंक फॉर अ हेयर कट। बेसिकली आप जो लोन अमाउंट है उसका एक पार्ट पे करोगे एंड नॉट द होल 100%। बैंक्स जनरली इस हेयर कट के लिए इसलिए मान जाते हैं बिकॉज दे थिंक दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। केस करने के बाद एनीवे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर आप अपने एसेट्स बेच रहे हो टू रिकवर द लोन अमाउंट, जैसे कि आपका घर, देन इस केस में बैंक को आपको आपके घर की फेयर वैल्यू असेसमेंट देनी होगी। अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू ठीक नहीं है, देन आप बैंक को क्वेश्चन कर सकते हो ऑन दिस। आपकी सिक्योरिटी बेच के एंड लोन अमाउंट जो है वो क्लियर करके अगर कुछ पैसा बचता है, देन बैंक्स को आपको वो वापस करना होगा। तो बेसिकली 100 बातों की एक बात ये है, ट्राई योर बेस्ट लोन लेने से पहले कि आपके फाइनेंसेस क्लियर हो, आपको पता हो कि आपको कब कहाँ कितने पैसे देने हैं। अगर बाय एनी चांस आप नहीं ऐसा कर पाते हैं, देन प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। What are the actions and banks can take and what are your rights in such cases? We really hope कि आप कभी ऐसा ना करें, बट अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आप EMI डिफॉल्टर बने हैं या आपने EMI लेट दी है, so please let us in the comment section what was your experience. Till then, be careful.